आज के क्लास में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी, उसके सिद्धांत एवं प्रकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो बायो से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आ चुका है, बायो से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आ चुका है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसका सिद्धांत क्या है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि बायो से रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो कि आज के डेट में उससे क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है और उसका प्रोसेस, उसका कार्य किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें, अब कहीं पर भी जैव प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल वे से समझना है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें औद्योगिक प्रक्रमों के सजीवों उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसका हिस्सा एक उद्योग होता है। उद्योग मतलब इसका कारखाना रहेगा, इंडस्ट्री बनता है जैव प्रौद्योगिकी के लिए, और उसमें सारा प्रोसेस किया जाता है जिसमें सजीवों और उनके पदार्थ जो भी होता है उसका उपयोग किया जाता है, और कहीं ना कहीं किसी रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण चीज़ें इसी प्रकार के उत्पाद है, जैसे वृद्धि हार्मोन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन, टीका, विकिरण, एंटीबायोटिक औषधियाँ। अब देखो, हम लोग पता है कि ऑब्वियस है कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही आज के डेट में किसी प्रकार के हार्मोन में वृद्धि कर पा रहे हैं हम लोग। शरीर के हार्मोन में अगर वृद्धि करना रहता है तो हम लोग उसके लिए दवा खाते हैं, तो वो हार्मोन में वृद्धि करा देता है। इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, इंसुलिन, तो ये सब इंसुलिन का भी प्रयोग किया जाता है, हम लोग नाम सुने होंगे, ये हार्मोन का नाम कुछ दिया हुआ है। टीका आजकल यूज किया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही कारण ऐसा हो पा रहा है। इंजाइम वगैरह, विकिरण मतलब इंजाइम वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है अलग अलग बीमारियों में। एंटीबायोटिक औषधि भी आ चुका है जो कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को बनाता है हम लोग के शरीर में। कार्बनिक अम्ल भी पदार्थ हम लोग बना चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी की मुख्य उद्देश्य ऐसे उत्पादकों एवं प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का विकास करना है जिनका स्वस्थ कृषि उद्योगों में व्यापक प्रयोग किया जा सके। वही चीज़ लिखा हुआ है। एक तो हम लोग हेल्थ सिस्टम अच्छा रहे, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। कृषि में इसका विकास किया जा सकता है, कृषि में विकास करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इसे व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास के आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, उत्तक संवर्धन और आणविक जीव विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का बात करेंगे, इसका विकास जो हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आता है, तो आनुवांशिकी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में कैसे एक वंश से दूसरे वंश में कोई भी हम लोग का गुण जो होता है स्थानांतरित होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब हम लोग छोटे छोटे जीवों के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। वैसे उत्तक संवर्धन के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया है। या आणविक जीव विज्ञान मतलब जो जीव होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा पदार्थ होते हैं, आणविक पदार्थ होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही ऐसा हो पाया है। जैव प्रौद्योगिकी एक प्राचीन विधि है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी की जो है ये एक प्राचीन विधि है, पहले से ही ये होते आ रहा है। जैव प्रक्रिया का उत्पत्ति मानव इतिहास की गहराई तक है। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम उत्पाद अल्कोहल था। देखो, ये आज से नहीं है कि जैव प्रौद्योगिकी आज से यूज किया जा रहा है, ये बहुत पहले से ही, ये इतिहास से ही, बहुत प्राचीन काल का इतिहास से ही ये सब शुरू हुआ है। इसे बताया जा रहा है कि जो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल का निर्माण ये आज से ही नहीं हो रहा है। अल्कोहल जो बनाया जा रहा है, ये अल्कोहल जो है ये आज से ही नहीं है, ये प्राचीन काल से ही शुरू हो चुका था। गन्ने के रस से सिरका बनाने की विधि प्रागैतिक प्रागैतिहासिक काल से ही लोगों को मालूम था। अब देखो, तीन प्रकार का कालों में बताया जाता है। एक पूरे ऐतिहासिक काल होता है जो बहुत पुराना होता है। प्रागैतिहासिक काल मतलब जो नए वाला इतिहास होता है, उसमें
ये भी चीज़ें पता लोगों को चल चुका था कि गन्ने से हम लोग क्या बना सकते हैं, शर्करा बना सकते हैं। उसी टाइम से ये शर्करा सिरका लोग बना रहे, ठीक, गन्ने के रस से सिरका का निर्माण करते आ रहे। इथाइल अल्कोहल सौर्य पदार्थ, हम लोग अल्कोहल जो पीने वाला होता है शराब, उसमें कौन सा अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल ही होता है, ये भी ध्यान में सभी को रखना है, यही इथाइल अल्कोहल होता है। तो सर्वप्रथम ये कब बनाया गया था, तो उसके बारे में दिया हुआ है 1150 में अल्कोहलिक पेय से बनाया गया था। देखो ये कितना पहले का बात है, 1150 ईस्वी में ही ये अल्कोहल बना दिया गया था। बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग प्राचीन समय से ही हो रहा था। हमको पता है कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है बेकरी उद्योग में, जैसे कि पावरोटी वगैरह बनाने में हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं कि पावरोटी क्या हो जाए, फूल जाए। पावरोटी एक प्रकार का क्या होता है, कॉक होता है। तो ये हम लोग बेकरी उद्योग में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, पावरोटी वगैरह जहाँ पर बनता है तो उसी को हम लोग बेकरी उद्योग करते हैं। तो उसमें भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये भी आज के समय से नहीं हो रहा है, ये पुराने काल से ही क्या कर रहे हैं लोग, ईस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी में सबसे पहले सिरका बनाने का उद्योग फ्रांस में शुरू हुआ था। तो 14वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी चल रहा है, 14वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1300 से लेके 1300 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं, 14वीं शताब्दी कहते हैं। तो उसी समय क्या था, फ्रांस में इसके लिए एक कंपनी लगा दिया गया था सिरका बनाने का। किससे, तो गन्ने से सिरका बनाने के लिए एक कंपनी उसी टाइम लगा दिया था। मशरूम की अप्राकृतिक खेती, मशरूम की अप्राकृतिक खेती पहले से ही हो रहा है, मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं लेकिन अप्राकृतिक खेती 1950 में फ्रांस में शुरू किया गया था। तो अप्राकृतिक का मतलब बात करें तो मनुष्य के द्वारा जो मशरूम का खेती करना शुरू किया गया, ये कब से शुरू हो गया था, 1650 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। इसका मतलब ये सब चीज़ें और भी दिया हुआ है, जैसे कि 1680 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिका को अपने द्वारा नवनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो ये बात हो रहा है 1680 का। 1680 ईस्वी में ही क्या किया गया था, ईस्ट कोशिका को देखा गया था, ईस्ट कोशिका को देखा गया था। तो ये सब चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब पहले का ही है, पहले ही लोगों के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुका था। 1818 में एरक्सेलेबेन ने सर्वप्रथम ईस्ट की किण्वन के गुणों का पता लगाया। कि ईस्ट का किण्वन के गुण के बारे में पता कब लगा, ये 1818 का बात है। उस टाइम पता लगा कि इसका किण्वन विधि से अलग अलग चीज़ें बनाया जा सकता है। 1875 में लुई पास्चर ने सूक्ष्मजीवों द्वारा लैक्टिक एसिड किण्वन का पता लगाया। कि सूक्ष्मजीव द्वारा किसका, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है किण्वन के द्वारा। एडवर्ड बुनकर ने 1897 में यह पता लगाया था कि ईस्ट से निकले गए एंजाइम में शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो इनको 1897 में पता चला कि जो ईस्ट होता है ना, जो ईस्ट कवक होता है, ये एंजाइम को किस में बदल सकता है। ये ईस्ट जो कवक होता है, ये एंजाइम को शर्करा को एंजाइम में जो शर्करा होता है उसको किस में बदल देगा, ये अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इसके पास ऐसा क्षमता होता है। तो ये धीरे धीरे कर करके सब चीज़ों के बारे में पता चलते गया। अब 1928 का बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि एंटीबॉडी का काम करता है। तो पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कब शुरू हुआ, खोज तो उस टाइम कर दिया गया था, लेकिन इसका उत्पादन 1944 में शुरू हुआ। और 1950 में कई एंटीबायोटिक की खोज हुई और उसका उत्पादन भी शुरू हुआ। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक 1950 तक बन के आ चुका था, लेकिन पहला बार जो एंटीबायोटिक बना था वो पेनिसिलिन ही बना था, जो कि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कब शुरू किया गया था, 1944 ईस्वी में किया गया था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था। अब डीएनए का संरचना कब पता लगा था, 1953 में। और किसके द्वारा पता लगाया गया था, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वाटसन और क्रिक के द्वारा ये पता लगाया गया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसके आनुवांशिक अभियांत्रिकी की नींव डाली थी। मतलब जब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा था, तभी जाकर हम लोग आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू किया कि आनुवांशिकी किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 1962 में सूक्ष्मजीवों की मदद से यूरेनियम का माइनिंग की गई।
तो 1962 के सूक्ष्मजीव की मदद से किसका माइनिंग किया गया, यूरेनियम खोदा गया सूक्ष्मजीव के माध्यम से। 1971 में राइजोबियम ने नीप जीन को जीवाणु में हस्तांतरित किया गया। अब देखो एक ऐसा प्रोसेस आ चुका था, 1971 का बात है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है उसको हस्तांतरित किया गया, एक दूसरे जगह हस्तांतरित किया गया। 1973 में पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग था, जनरेशन से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कोई चीज़ जाता है उसके बारे में जो जानकारी सफलतापूर्वक का प्रयोग ये किया गया 1973 में। अगर बात कर लेते हैं कब का, 1978 में प्रतिबंधन इंजाइम्स का उपयोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया गया। तो ये एक इंजाइम का नाम दिया हुआ है प्रतिबंधन इंजाइम। इसका उपयोग सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे किया गया, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया गया। वर्ष 1980 से 90 के दशक में जेनेटिकली इंजीनियरिंग, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, मानक वृद्धि हार्मोन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हेपेटाइटिस के टीका, ये सब चीज़ों का आविष्कार हुआ था कब, 1980 से लेकर 90 की दशक में। तो इंजीनियरिंग इंसुलिन का निर्माण हो गया, इंटरफेरॉन का निर्माण हुआ, हार्मोन वृद्धि का निर्माण हुआ, ये सब चीज़ों का कुछ टीका का भी निर्माण किया गया था, जो कि हेपेटाइटिस का टीका बनाया गया था 1980 से 90 के बीच में। इनका उपयोग मन मानस के लिए किया जाने लगा। मन मानस मतलब दूसरे के लिए, जो मानव का दिखता है। 1990 के बाद पुनर्नियोजन डीएनए प्रौद्योगिकी की व्यवहारिक उपयोग बड़े पैमाने पर मानव स्वास्थ्य और कृषि उद्योग में। देखो अगर बात करेंगे, अब अगर 1990 जैसे ही आया, इसके बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया और वो मानव हेल्थ के लिए काम करने लगा, कृषि में वृद्धि के लिए काम करने लगा, इंडस्ट्री वगैरह में इसका उपयोग अच्छे से लोग करने लगे। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित सूक्ष्मजीवों के स्टेन पर आधारित एक बहुत विशाल उद्योग विकसित हुआ है। ध्यान से चयनित सूक्ष्मजीव के स्टेन शुद्धिकरण और पृथक्करण को उन्नत विधियों के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो अब देखो हम लोग पता है जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं या बोल सकते जीवाणु होते हैं, उनमें कुछ स्टेन होते हैं। स्टेन जैसे एक एस स्टेन, आर स्टेन हम लोग पढ़े थे, ये किसी भी सूक्ष्मजीव के अंदर ही देखने को मिलता है। इसका शुद्धिकरण किया जाता है, जो भी स्टेन होता है उसका पृथक्करण उन्नत विधि के द्वारा। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कुछ उत्पादक है ईस्ट, अल्कोहल, वृद्धि हार्मोन, तो ये सब चीज़ों का निर्माण किया जा चुका है। तो उसी के बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। वैक्सीन का निर्माण किया जा चुका है, एंटीबॉडी बन चुका है, एंजाइम का निर्माण किया जा चुका है। ये सब चीज़ें जो चीज़ें अभी तक हम लोग डेवलप कर चुके हैं उसके बारे में दिया हुआ। आगे दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कर उन्नत किस्म की रोग प्रतिरोधक किस्में, जैविक खाद, दुर्बल संकरण को प्राप्त करना सम्मिलित है। प्रोटोप्लास्ट संवर्धक विधि उपयोग फसलों जैसे आलू, गन्ना, केला आदि का उन्नत किस्म प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। वो चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग आनुवंशिकी का यूज करके, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का यूज करके हम लोग ऐसा पौधे का निर्माण करें जो रोग प्रतिरोधक हो, जैविक खाद उसमें प्राप्त हो, मतलब अलग से कोई बोल सकते हैं रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, और इससे इसका संवर्धन कर सकते हैं, जिससे ये ज़्यादातर सब किस्में कर सकते हैं, आलू, गन्ना, केला में सब कर सकते हैं। आनुवंशिक संशोधित फसलें का विकास आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जलवंत उदाहरण है तथा उससे प्राप्त भोज्य सामग्री का आनुवंशिकता संशोधन आहार कहा जाता है। तो उससे प्राप्त जो भोज्य सामग्री होता है उसको हम लोग आनुवंशिकता संशोधित आहार कहते हैं। जैसे विटामिन ए में समृद्ध चावल, लाइसिन समृद्ध दलहन बीज आनुवंशिकता संशोधित आहार का उदाहरण है। अब देखो चावल में ऐसा संशोधित किया गया जिससे इसमें विटामिन ए मिल सके। ठीक, तो ये एक प्रकार क्या है, संशोधित चीज़ें है, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का ऐसा हो पाया है।
इसको जब कोई फूड में आनुवांशिकी जनरेट करके कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं उसको हम लोग GMF भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब वो उसमें संशोधित आनुवांशिक संशोधित फसल बोल सकते हैं हिंदी में, जो कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया गया और उसमें कुछ नया गुण ला दिया गया। ये किसके कारण हो पाया? तो आनुवांशिकी के कारण ही ऐसा हो पाया। जीन थेरेपी के माध्यम से किसी भी दोषपूर्ण जीन को बदलकर उसके स्थान पर स्वस्थ जीन लगाया जा सकता है। देखो, जीन थेरेपी एक प्रोसेस होता है या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि अगर किसी दोषपूर्ण जीन है तो उसके स्थान पर हटाकर उसको स्वस्थ जीन को लगाया जा सकता है। ठीक, ये आनुवंशिकी के कारण ही ऐसा हो पाया है। जीन थेरेपी के बारे में समझना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अच्छी, ये कभी कभी पूछ भी देता है जीन थेरेपी क्या होता है, तो ये हेडिंग डाल के लिख लेना है जीन थेरेपी। चैप्टर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए जीन थेरेपी में, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसको बात को समझना है, अगर किसी के अंदर कोई जीन ऐसा जीन है जो दोषपूर्ण है, जिससे हम लोग क्या है हानि है, उसको हम लोग बदल सकते हैं। आनुवंशिकी का यूज करके हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके जगह पर स्वस्थ जीन लगा सकते हैं। उसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वस्थ जीन लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा। जैव प्रौद्योगिकी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जय है, जय मतलब जैव प्रौद्योगिकी हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रमों, सजीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों, कोशिकाओं एवं उनके अंग, आणविक अनुरूपों को में समायोजन किया जाता है। ठीक, उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं एक तरीका अपनाया जाता है जिसके बारे में हम लोग सभी चीज़ के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सके टेक्नोलॉजी का यूज करके। जैव प्रौद्योगिकी का जो सिद्धांत होता है, तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है, दो मुख्य तकनीकों के योगदान है। और कौन कौन सा है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब आनुवांशिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, और दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एक तो रासायनिक इंजीनियरिंग का यूज करके, दूसरा हम लोग आनुवांशिक इंजीनियर। आनुवांशिक मतलब समझना है हमेशा कि जेनेटिक मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन का जो स्थानांतरण होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होता है, हम लोग क्या क्या चीज़ें उससे ठीक कर सकते हैं, जो बेकार का गुण है हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं, तो उसको हम लोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग के तहत पढ़ते हैं। रासायनिक इंजीनियरिंग मतलब अलग अलग अभिक्रिया करा के कुछ ना कुछ बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। सबसे पहले जो हम लोग को इसमें चर्चा करना है वो क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि आनुवांशिक यांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग की युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन दिया, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी जीव से उसके डीएनए या जीन निकाल लिया जाए और उसको दूसरे जीव में क्या कर दे? स्थानांतरित कर दे, युग्मित कर दे, दूसरे जीव में उसको जोड़ दे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो किसी एक का शरीर के जीन को निकाल कर हम लोग दूसरे में स्थानांतरित कर देते हैं, कर सकते हैं, इस बात को भी जानिए। वह जीव जिसमें बाहरी जीन प्रतिरूपित किया जाता है, तो वह जीव जिसके अंदर बाहर का कोई जीन क्या किया जाता है, उसके अंदर प्रतिरूपित कर दिया जाता है, मतलब जाकर उसमें लगा दिया जाता है। तो ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक संशोधित जीव उसको बोलते थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड। अभी हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर आ गया GMO। इसको हेडिंग डाल के इसको भी लिख लेना है, GMO, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिकली
CACALLY, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे, आनुवांशिकता संशोधित जीन। हिंदी में भी लिख सकते हैं आनुवांशिकता संशोधित जीन, जीव कहेंगे। ठीक, ये हिंदी में हो गया। यही हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। जैसे हमको पता है इंसुलिन जो होता है, किसी को अगर शुगर का बीमारी होता है तो इंसुलिन बाहर से लेते हैं। तो इंसुलिन ऑब्वियस है कि इंसान के शरीर से तो निकाला नहीं जाता है, किसी और के शरीर से निकाल के हम लोग शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो इंसुलिन जीन को जीवाणु में हस्तांतरित किया जाता है और जैव प्रौद्योगिकी विधि से इंसुलिन बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, आज जिसमें मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसके इंसान के लिए क्या हो चुका है, फायदेमंद हो चुका है। इसलिए जिनको शुगर का बीमारी है वो इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा लेते रहते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की शुरुआत ये कब से हो चुका था, 1973 में तब हुई थी जब स्टेनले कोहेन तथा हर्बर्ट वायर ने जीवाणुओं के प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए को हस्तांतरित किया था। तो वहाँ पर हस्तांतरित किया था, तो उसका टाइम से उसके बाद से ये शुरू हो चुका। अब रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रोसेस, प्रकर्म मतलब होता है प्रोसेस में रोगाणु रहित, जिसमें रोग नहीं हो, रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्रित कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन का निर्माण किया जाता है, जैसे टीके। अब देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, जो संदूषक रहित, जिसमें जो बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से दूषित न हो और रोग रहित, वैसा सूक्ष्म जीव का सुकेंद्रित कोशिकाओं को में वृद्धि कराया जाता है और उसकी संख्या ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन में, टीका में, एंजाइम का निर्माण करने में, प्रतियोजकों का एंटीबायोटिक जो बनाने में, तो ये सब में निर्माण किया जाता है। तो इसको हम लोग रासायनिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग रासायनिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। अब जो हम लोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, उसमें कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को विभाग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है, किसी भी जीव का डीएनए लिया जाता है और उसको मान लो कि ये डीएनए का रज्जु है और उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पार्टों में इसको विभाग कर दिया जाता है। इन टुकड़ों को किसी भी प्लाज्मिड में के डीएनए से जोड़ दिया जाता है। इसको किसी दूसरे प्लाज्मिड में के डीएनए से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और ये प्लाज्मिड में जीवाणु के अंदर विद्यमान होती है। और ये प्लाज्मिड में कहाँ पर होता है, जीवाणु के अंदर होता है और स्वतंत्र रूप से विभक्त होकर अपनी संख्या में क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है। उससे इस प्रकार का डीएनए का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के मुख्य यंत्र निम्नलिखित है। इसमें क्या क्या चीज़ों को आवश्यकता पड़ता है, ऊतक या कोशिका जिनसे वांछित डीएनए विद्यमान हो। तो हम लोग किसी भी जीव का ऊतक ले ले या कोशिका ले ले जिसमें डीएनए विद्यमान होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। प्रतिबंधन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। इस प्रकार एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ये क्या काम करता है, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम का काम होता है जो डीएनए होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ा में क्या करता है, काट देता है। जैसे उसका अलग अलग यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्या काम करता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम जो डीएनए के कटे हुए टुकड़े को प्लाज्मिड में जोड़ता है। अब ये यहाँ पे एक लाइगेज एंजाइम जो होता है वो क्या काम करता है, जो डीएनए का टुकड़ा होता है उसको क्या करता है, उसको किस में जोड़ता है, तो प्लाज्मिड में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें है जो कि इम्पोर्टेंट अब बन रहा है। आनुवांशिक यांत्रिकी के यंत्र, ये हेडिंग डाल के ये दो चीज़ें लिखना, पहला ये और दूसरा डॉट में इसको लिखना। ठीक, पहला लिखना तो वही नहीं है।
क्लोनिंग वेक्टर जिसके माध्यम से कटे हुए डीएनए को हस्तांतरित किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या दिया हुआ है, जो कटा हुआ डीएनए रहता है उसका हस्तांतरित किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम किया जाता है। ये चारों डॉट लिख ही लेना है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का यंत्र का हेडिंग डाल के ये चारों डॉट लिख लेना है, सब इम्पोर्टेंट्स है। उपयुक्त मतलब ऊपर के प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग हम लोग कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड में बैक्टीरियोफेज, पौधे एवं जंतु वायरस ट्रांसपोशंस भी कहा जाता है। बैक्टीरिया ईस्ट स्तनधारियों के कृत्रिम क्रोमोसोम का उपयोग किया जा रहा है और एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रकृति की उत्पत्ति कहते हैं और यह प्राकृतियन के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार। देखो हम लोग पढ़े थे डीएनए में एक अनुक्रम बना हुआ रहता है, डीएनए के अंदर एक अनुक्रम बना रहता है, जो कि हम लोग यहाँ पर बोलते हैं 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षार होता है, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो यही इसका अनुक्रम 3 का एक साथ रहता है, मानो थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये 3 का जोड़ा में रहता है। तो इसको एक अनुक्रम के रूप में उसमें क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग पढ़े थे हम लोग डीएनए वाला चैप्टर में। आगे का जो चर्चा है जीन क्लोनिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।